नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संख्यावाचक शब्द संस्कृत में पढ़ेंगे, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने आपको 1 से लेकर 50 तक की गिनती संस्कृत में पढ़ाई थी। आज हम 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में पढ़ेंगे, यानी 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में किस तरह से होती है, आइए देखें। 51 को संस्कृत में एक पंचाशत कहते हैं। 52 द्विपंचाशत या द्वापंचाशत। बच्चों, इनमें से कोई भी गिनती आप लिखेंगे संस्कृत की, चाहे आप द्विपंचाशत लिख दें चाहे द्वापंचाशत लिख दें, कोई भी लिखेंगे वो वह सही होगी। 53 त्रिपंचाशत। 54 चतुःपंचाशत। 55 पंचपंचाशत। 56 षट्पंचाशत। 57 सप्तपंचाशत। 58 अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत। 59 नवपंचाशत या एकोनषष्ठी। बच्चों, एकोनषष्ठी इसका मतलब यह है कि षष्ठी यानी 60 से एक कम, तो उसको कहते हैं एकोनषष्ठी। इस संख्या का मतलब भी यही है कि 59 के लिए है यह संस्कृत में गिनती, और नवपंचाशत से आपको पता ही चल रहा है कि ये 59 के लिए है। नवपंचाशत को 59 कहते हैं। आगे देखें, 60 को षष्ठी कहते हैं संस्कृत में। 61 एक षष्ठी। 62 द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। 63 को त्रयषष्ठी कहते हैं। 64 को चतुष्षष्ठी। 65 को पंचषष्ठी। 66 को षट्षष्ठी। 67 को सप्तषष्ठी। 68 को संस्कृत में अष्टषष्ठी या अष्टाष्ठी कहा जाता है। बच्चों, दोनों संख्या में से कोई सी भी आप लिखेंगे संस्कृत में संख्या तो वह सही होगी। 69 नवषष्ठी या एकोनसप्तति। अब आपने देखा कि 70 आने वाला है, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि एकोनसप्तति यानी 70 से एक कम। अब 70 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्तति। 71 को एक सप्तति। 72 को द्वासप्तति या द्विसप्तति। 73 को त्रिसप्तति। 74 को चतुःसप्तति। 75 को पंचसप्तति। 76 षट्सप्तति। 77 सप्तसप्तति। 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। 79 नवसप्तति या एकोनाशीति। 80 अशीति। 81 को एकाशीति। 82 को द्वयाशीति कहा जाता है। 83 को त्रयशीति। 84 को चतुर्शीति। 85 पंचाशीति। 86 षट्शीति। 87 सप्ताशीति। 88 अष्टाशीति। 89 नवाशीति या एकोननवति। 90 एकोननवति। 90 नवति। 91 एकनवति। 92 द्विनवति या द्वानवति। 93 त्रिनवति। 94 चतुर्नवति। 95 को पंचनवति। 96 षड्वति। 97 सप्तनवति। 98
अष्टनवतिः, 99 को नवनवतिः या एकोन शतम, 100 शतम यानी 100 को शतम कहते हैं। बच्चों कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर और लिखी हैं संस्कृत में। हिंदी में हम 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब कहते हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं आइए देखें। हिंदी में 1000, 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं सहस्त्रम, 10,000 को आयुतम कहते हैं संस्कृत में, लाख को लक्षम कहते हैं संस्कृत में, करोड़ को कोटि ही कहते हैं संस्कृत में, 10 करोड़ को 10 कोटि ही संस्कृत में कहा जाता है, अरब को अर्बुदम संस्कृत में कहते हैं, 10 अरब को दशार्बुदम कहा जाता है संस्कृत में, खरब को खरबम संस्कृत में कहा जाता है। तो बच्चों आपको मैंने संस्कृत की संख्याएं पढ़ाई। जिस तरह से बच्चों आप इंग्लिश में 51, 52, 53, 54 बोलते हैं और हिंदी में 51, 52, 53, 54 कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं और कैसे लिखते हैं यह मैंने आज आपको बताया और समझाया। तो बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। लिखना भी आवश्यक है, आप कॉपी में कार्य को बराबर पूरा करते रहें। आइए अब शब्द रूप देखें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों हम आज आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द रूप देखेंगे। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में आपको अकारांत शब्द रूप पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बालक, देव का रूप पढ़ाया था। तो हमने बताया था कि अकारांत और आकारांत क्यों कहा जाता है। अकारांत कहा जाता है जब बालक, जैसे बालक, देव, तो आया तो इसलिए वो अकारांत है और पुल्लिंग है। और जब आकारांत यानी आ रहा है ना, आ की मात्रा के साथ आकारांत आ रहा है, वह अकारांत था, तो वह स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। और जैसे कि अब इसको कैसे पता करेंगे कि आकारांत क्यों कहा गया है या अकारांत क्यों कहा गया है। जैसे बालक और देव हमने बोला, तो बालक के बाद आ का उच्चारण हुआ, और इसी तरह से देव के साथ भी देव आ का उच्चारण हुआ। अब आकारांत में देखिए आप, जैसे हमने यहाँ लिखा लता, आया ना अंत में, इसी तरह छात्रा आया, तो ये आकारांत हैं और स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो हम आज लता का शब्द रूप देखेंगे। लता का अर्थ होता है बेल। यहाँ पर बच्चों हमने विभक्ति लिखी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। तो आइए देखें प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में लता के रूप किस तरह से चलते हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में लताम, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। तृतीय विभक्ति के एक वचन में लतया, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभ्य ही रूप बनता है बच्चों। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में लताये, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभ्या रूप होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में लताया, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभ्या रूप बनता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में लताया, द्विवचन में लतयोः और बहुवचन में लतानाम रूप चलता है बच्चों। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लतायाम, द्विवचन में लतयोः और बहुवचन में लतासु रूप होता है। संबोधन में हे लता, हे लते, हे लताः रूप बनता है बच्चों। तो आपको मैंने स्त्रीलिंग में लता शब्द का रूप समझाया। आप इसमें भी, जैसे मैंने आपको पहले शब्द रूप में बताया था कि आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आप पंचमी और षष्ठी विभक्ति में लताया आया है। इसी तरह से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में देखिए आप लतयोः आया है। और तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में लताभ्याम आया है। इसी तरह से आप बहुवचन में भी देखेंगे कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में लता है, और चतुर्थी विभक्ति के और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में लताभ्याम है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कितने सारे शब्द हैं जो कई विभक्तियों में एक समान ही हैं। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। और लता का रूप अगर आप याद कर लेंगे या रमा का याद कर लेंगे तो आपको स्त्रीलिंग में जैसे छात्रा है, इसी तरह से बालिका है, इन सब के शब्द रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।
बच्चों इस रूप को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों अब धातु रूप देखें। धातु रूपाणि। बच्चों धातु रूप ही हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया है। पठ धातु का रूप, वध का, लिख का, गच्छ का, इन धातुओं के रूप हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम भू धातु का रूप पढ़ेंगे। भू का अर्थ है होना। लट लकार वर्तमान काल। बच्चों वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। तो भू का अर्थ है होना। होना यानी जैसे कि ये होता है या होगा या होना चाहिए, इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वहाँ पर भू धातु के धातु रूप का प्रयोग होता है। यहाँ पर बच्चों देखिए हमने यहाँ पुरुष लिखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा है कि इन तीनों पुरुष में किस तरह से वर्तमान काल में भू धातु के रूप चलते हैं। तो आइए देखें। प्रथम पुरुष के एक वचन में भवति, द्विवचन में भवता और बहुवचन में भवंती रूप होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में भवसी, द्विवचन में भवथा और बहुवचन में भवथ रूप होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में भवामि, द्विवचन में भवावह और बहुवचन में भवामह रूप होता है। बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हमने पठ धातु का रूप पढ़ाया था, तो वह रूप भी ऐसे ही चलता है कि पठत पढ़ता पठंती, पठस पढ़ता पठत, पठामि पठावा पठामा। इसी तरह से भू धातु का रूप हुआ वर्तमान काल में यानी लट लकार में। आइए अब लिट लकार यानी भविष्य काल में देखें। लिट लकार संस्कृत में कहा जाता है बच्चों, और उसी को हमने भविष्य काल भी लिख के आपको बताया है कि यानी आने वाले काल के लिए इस क्रिया का प्रयोग होता है, इस धातु रूप का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी हमने पुरुष लिखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यता और बहुवचन में भविष्यन्ति रूप होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में भविष्यसि, द्विवचन में भविष्यथः और बहुवचन में भविष्यथ रूप होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में भविष्यामि, द्विवचन में भविष्यावः और बहुवचन में भविष्यामः रूप होता है बच्चों। इसी तरह से आप पठ का या लिख का या वध का रूप बोल सकते हैं, जैसे कि लिख का हो गया लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। इसी तरह से आपका वध का हो गया वदिष्यति, वदिष्यता, वदिष्यन्ति। इसी तरह से गच्छ धातु का हो गया गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। तो आप देख रहे हैं केवल अक्षर में परिवर्तन है और रूप बिल्कुल जैसे पठ धातु का चलता है वैसे ही लिख का चलता है, वैसे ही वध का चलता है। जितनी भी धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके सबके रूप एक समान ही चलते हैं, केवल अक्षरों का फर्क होता है, अक्षर बदले हुए होते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको शब्द रूप और धातु रूप अच्छे समझ में आया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे अच्छे से। आइए गृह कार्य देखें। गृह कार्य बच्चों, छात्रा शब्द का शब्द रूप लिखिए। छात्रा यानी लड़की, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि यह स्त्रीलिंग का रूप है। तो जिस तरह से बच्चों लता का रूप है हमने लिखकर आपको बताया है, इसी तरह से आप छात्रा शब्द का शब्द रूप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लता का रूप लिखा गया उसी तरह से बिल्कुल लिखा जाएगा। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, केवल अक्षरों का फर्क है। रूप बिल्कुल जैसे लता का चलता है उसी तरह से छात्रा का भी होगा। अगला है बच्चों आपका प्रश्न, पत। पत का अर्थ होता है गिरना। यह क्या है? धातु रूप है, धातु है, ये पत धातु है। और पत धातु का रूप लट लकार और लिट लकार में लिखिए। तो आपको पत धातु का रूप लट लकार और लिट लकार दोनों में स्वयं लिखना है, देख कर नहीं लिखना है। आप पहले जो रूप मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसे आप अच्छे से देखें और समझें, और उसके बाद आप स्वयं छात्रा का शब्द रूप और पत धातु का धातु रूप लट लकार और लिट लकार दोनों में लिखें। तो बच्चों आशा करती हूँ मैंने जितना ही पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।